हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अपना एक टॉपिक है जिसको पढ़ने वाले हैं, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। डीएनए की पैकेजिंग को हम देखने वाले हैं। डीएनए पैकेजिंग को हम देखने वाले हैं, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग क्यों जरूरी है, डीएनए पैकेजिंग करना क्या जरूरी है या नहीं है, ये हम देखने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि डीएनए पैकेजिंग क्यों जरूरी है। जब डीएनए जो है हमारा सेल की साइज को अपन अगर देखें तो सेल की साइज जो है टिपिकल, जैसे यूकैरियोटिक सेल की अपन बात करें, यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी साइज अगर बात करें तो कितनी होती है, लगभग 10 to 100 माइक्रोमीटर। 10 to 100 माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर की अपन बात करें तो 10 into 10 की पावर -6 मीटर इतना होता है। मतलब अगर हम इसको नंबर में चेंज करना चाहें तो नंबर में चेंज कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना नंबर जीरो के बाद इतना पीछे गया हुआ है, तब जाके इसकी साइज जो है हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। इतनी छोटी साइज की हमारी सेल है। और अगर हम डीएनए की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो ये लगभग होता है 2.2 मीटर। यूकैरियोटिक सेल में एक डीएनए की जो लेंथ होती है लगभग होती है 2.2 मीटर। अब 1 मीटर भी नहीं है जिस सेल का साइज, तो न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा होता है, न्यूक्लियस तो इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है साइज में, ठीक है। तो उसके अंदर जो है हम 2 मीटर लंबे डीएनए को पैक करना चाहते हैं। इतना आसानी से तो पैक होगा नहीं, तो इसके लिए ना एक मैकेनिज्म चलाई जाती है प्रॉपर, जिसको अपन बोल रहे हैं डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डीएनए का साइज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए अपन अगर बात करें सबसे पहले, तो जैसे ये देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर ले सबसे पहले, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कितने किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने थे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में ना क्रोमोसोम का नंबर ओनली 1 होता है। क्रोमोसोम का अगर अपन नंबर देखें तो ओनली 1 होता है। कैसा होता है ये फॉर्म में, तो फॉर्म सर्कुलर होती है इसकी, ठीक है। और जीनोम की साइज जो है अगर हम MB में निकालें, MB का मतलब मिलियन बेस पेयर्स, मिलियन बेस पेयर्स, ठीक है। इसका जो जीनोम साइज है वो कितना होता है, 0.58 मिलियन बेस पेयर, इतना इसका साइज होता है, 0.58 मिलियन बेस पेयर। दूसरा अपन ई कोलाई की बात कर लेते हैं, जो अपने काम की चीजें वही देखेंगे। ई कोलाई की अपन बात करें तो ई कोलाई के अंदर भी जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ओनली 1 होता है, ठीक है। कैसा होता है इसका डीएनए, सर्कुलर या लीनियर, तो सर्कुलर होता है। इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। इसके जीनोम की साइज की अपन अगर बात करें ना, तो इसका साइज होता है 4.6 या 4.6 मिलियन बेस पेयर्स, 4.6 मिलियन बेस पेयर्स होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें यूकैरियोट्स की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। यूकैरियोट्स में भी जैसे अपन सीधा ही कहाँ आ जाते हैं, होमो सेपियंस के ऊपर। एक माउस को देख लेते हैं और एक ह्यूमन को देख लेते हैं। माउस की अपन अगर बात करें, जैसे मस्क्यूलस, एक जो इसका साइंटिफिक नेम है माउस का, मस्क्यूलस, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें क्रोमोसोम के नंबर की, तो क्रोमोसोम का नंबर तो होता है 19 + X and Y, यानी 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हैप्लॉइड नंबर में बात करें तो, अब अभी हम डिप्लॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, डिप्लॉइड में बात करेंगे तो इसके अंदर हो गए 40 सेट, ठीक है। बट यहां पर हम हैप्लॉइड में देख रहे हैं, हैप्लॉइड में कितने हैं, तो 19 + X, 19 + X या Y, X होगा या तो या Y होगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, मस्कुलस की, ठीक है। मस्कुलस की बात कर रहे हैं अपन माउस की। इसका जो क्रोमोसोम के नंबर ऑफ कॉपीज जो होती है वो होती है कितनी, 2। यानी अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसका डबल वाला आ जाएगा, ठीक है। कैसा होता है इसका क्रोमोसोम, लीनियर शेप का होता है
और कितने इसके अंदर जीनोम की साइज क्या है, तो 2600 मिलियन बेस पेयर, 2600 मिलियन बेस पेयर्स, ठीक है, ये इसके अंदर जीनोम की साइज होती है। होमोसेपियंस की अपन बात करें तो होमोसेपियंस के अंदर जो है जीनोम कितना हो गया, तो अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम का नंबर कितना है एक हैप्लोइड सेल के अंदर, तो हैप्लोइड सेल के अंदर होता है लगभग 22 + X and Y, ठीक है। कितने क्रोमोसोम की कॉपी होती है, एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी, 2, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले 2 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, ठीक है। कैसा होता है ये फॉर्म में, लीनियर होता है, ठीक है। कितना साइज है, 3200 मिलियन बेस पेयर्स, 3200 मिलियन बेस पेयर्स, इतना बड़ा जीनोम होता है एक ह्यूमन का, ठीक है। इतने सारे बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं जीनोम के अंदर, उन सबको हम पैक कैसे करेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो इसी के लिए आगे देखते हैं। पहले एक बार इनके डीएनए को कंपेयर कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करें कि जो डीएनए होता है पूरा का पूरा ही काम का होता है क्या, पूरा का पूरा काम का नहीं होता, उसके अंदर ना कुछ हेट्रोक्रोमेटिन पाए जाते हैं, कुछ यूक्रोमेटिन पार्ट पाया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन वो वाला पार्ट जो कभी एनकोड नहीं होता, वो बस ओनली रेप्लिकेट होता है जब सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक है, उसी टाइम पे वो रेप्लिकेट होगा, और बाकी कभी सेल की लाइफ में कभी वो एनकोड नहीं होगा, उससे कोई एमआरएनए नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो उस वाले पार्ट को अपन बोल देते हैं इंट्रोन पार्ट, ठीक है, इंट्रोन पार्ट भी बोल देते हैं, और उसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे देखें तो ग्रीन कलर से ना हमने जीन को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर पाया जा रहा है वहाँ पर तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर पाया जा रहा है वहाँ पे अपना इंट्रोन्स है, जहाँ पर येलो कलर पाया जा रहा है वहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंसेस पाई जा रही है, और जहाँ पर रेड कलर पाया जा रहा है वो अपना आरएनए पॉलीमरेज जीन है, आरएनए पॉलीमरेज को एनकोड करने वाले जीन है, ठीक है। और जहाँ पर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ना वो है इंटरजीनिक या इंटरजेनेटिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ऐसे अपन बात करें जैसे ई कोलाई के अंदर जो लगभग डीएनए होता है वो सारा ही जीन ही होता है, इसके अलावा छोटा सा एक आरएनए पॉलीमरेज जीन पाया जाता है, बाकी जो है इंटरजेनिक सीक्वेंसेस पाई जाती है। इंटरजेनिक सीक्वेंसेस कौन सी वाली होती है, इंटरजेनिक सीक्वेंसेस जैसे कि अपने जो मतलब प्रमोटर सीक्वेंसेस हो गई, ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती है, ठीक है, ऑपरेटर, प्रमोटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंटरजेनिक सीक्वेंसेस। उसके बाद अपन बात करें सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे टाइप का डीएनए पाया जा रहा है जिसके अंदर जीन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और बाकी एक ये बीच में आरएनए पॉलीमरेज जीन पाया जा रहा है और कुछ इंटरजेनिक सीक्वेंसेस। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी देखो जैसे जीन वाला सीक्वेंस तो बहुत कम है, बाकी जो ये बीच बीच में इंट्रोन्स पाए जा रहे हैं, इंट्रोन्स देखो कितने बड़े बड़े, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोन वाला पार्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ह्यूमन वाले की अपन बात करें ना तो इसके अंदर जीन वाला पार्ट तो बहुत ही कम है, जैसे देखो ये एक जीन वाला पार्ट हो गया, ये जीन वाला पार्ट हो गया, इसके अलावा देखो जीन वाला पार्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने बड़े जीनोम के अंदर, इतने बड़े साइज के डीएनए के अंदर ओनली जीन वाला पार्ट जो एनकोड होने वाला है वो इतना सा है। इसके अलावा इंट्रोन पार्ट, ये इंट्रोन पार्ट है, ये सारा इंट्रोन पार्ट है, ठीक है। इसके बीच में ये वाला जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो रिपीटेड सीक्वेंसेस है, रिपीटेड सीक्वेंसेस, और यहाँ पर इंटरजेनिक सीक्वेंसेस पाई जा रही है, ठीक है, ये फिर से रिपीटेड सीक्वेंसेस आ गई। तो ऐसे मतलब ह्यूमन के अगर जीनोम की बात करें, ह्यूमन के अगर डीएनए की बात करें ना तो उसके अंदर लगभग मोस्ट ऑफ डीएनए जो होता है वो हेट्रोजेनेटिक टाइप का होता है, हेट्रोक्रोमेटिक टाइप का होता है, उसमें से कुछ पार्ट ही हमारा एनकोड हो रहा होता है, कुछ पार्ट ही जो है प्रोटीन बनाने के काम में आता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अगर हम जीन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो जीन डेंसिटी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की है। जैसे बैक्टीरिया की अपन बात करें तो इसके अंदर जीन डेंसिटी लगभग 950 मिलियन बेस पेयर पर मिलियन बेस पेयर होती है। जीन डेंसिटी कितनी है पर मिलियन बेस पेयर 950, ठीक है।
और वहीं अपन ह्यूमन की बात करें ना तो ओनली 6.25 6.25 जीन पर मिलियन बेस पेयर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतने कम जो है जीन पाए जा रहे हैं। बाकी सबका अपन अगर देखेंगे ना तो सबसे कम ह्यूमन का ही है। ह्यूमन की जो डेंसिटी है, जीन डेंसिटी, वो सबसे कम पाई जाती है। एवरेज नंबर ऑफ इंट्रॉन की डेंसिटी की अगर बात करें ना तो और सब में इंट्रॉन की डेंसिटी कम पाई जा रही है। किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन के कंपैरिजन में। ह्यूमन में 6 है, बाकी ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाए जा रहे हो वैसे वैसे 5, 3, 5, 4, 0.04। जैसे यहाँ पे अपन बात करें सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी की, इसमें तो 0.04 ही है। और इकोलाई की अपन बात करें तो इसमें 0 है, इंट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे मतलब ह्यूमन के अंदर जो है इंट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और जीन डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें रिपीटेटिव डीएनए का परसेंटेज कितना है, तो रिपीटेटिव डीएनए के परसेंटेज की बात करें तो वो भी ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा है। कितना? लगभग 46% डीएनए जो है वो रिपीटेटेड डीएनए होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। बाकी का जो है इकोलाई में जैसे बात करें तो इसके अंदर कितना होता है? लेस देन 1 होता है। और इसके अंदर बाकी सब के अंदर जो है वो ह्यूमन से कम ही पाया जा रहा है। इसके बाद अपन बात करें ह्यूमन जीनोम की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम में कैसे कैसे क्या क्या डीएनए का कितना अमाउंट काम में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अपन ने पहले ही बात की कि ह्यूमन जीनोम की अपन अगर बात करें तो इसका कितना जीनोम का साइज कितना होता है? लगभग 3200 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से ना 2000 मिलियन बेस पेयर्स तो ओनली इंटरजीनिक डीएनए सीक्वेंसेस पाई जाती है। इंटरजेनिक डीएनए सीक्वेंसेस पाई जा रही है 2000 मिलियन बेस पेयर। इतना बड़ा डीएनए का अमाउंट तो ओनली इंटरजेनिक सीक्वेंसेस का ही है। ठीक है, अगर जीन्स एंड जीन से रिलेटेड सीक्वेंसेस की बात करें ना तो वो कितनी होती है? ओनली 1200 मिलियन बेस पेयर्स। 1200 मिलियन बेस पेयर्स होती है। ठीक है, और अगर अपन इस जीन वाले में भी अगर मेन जीन्स की बात करें ना तो वो कितनी होती है? ओनली 48 मिलियन बेस पेयर ही जीन पाए जाते हैं। 48 मिलियन बेस पेयर ही जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी का जो 1152 रिलेटेड सीक्वेंसेस पाई जा रही है, 1152 मिलियन बेस पेयर जो है वो रिलेटेड सीक्वेंसेस पाई जाती है। ये रिलेटेड सीक्वेंसेस है क्या क्या? जैसे इंट्रोन पार्ट हो गया एंड यूटीआर्स हो गए। यूटीआर्स जो है वो अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी अपन इसको बोल देते हैं, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? जैसे ही फर्स्ट कोडोन जो आता है, जो फर्स्ट जीन वाला जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है उससे जस्ट पहले वाली जो सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, वो जो है रिकॉग्निशन में काम में आ रही होती है, पर वो ट्रांसलेट नहीं होती, इसलिए उनको अपन बोल देते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ठीक है, तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स हो गए, जीन फ्रेगमेंट्स हो गए और सूडो जीन्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जा रही है। तो ये तो अपन ने बात की जीनोम की। इसके बाद जो है अपन डीएनए पैकेजिंग की बात करने वाले हैं। डीएनए पैकेजिंग को अपन अगर देखना चाहें कि डीएनए कैसे क्या पैक होता है, तो उसकी अपन अगर बात करें तो जो डीएनए है वो देखो कुछ ऐसा टाइप का होता है। स्ट्रक्चर अगर हम डीएनए की देखना चाहें तो वो कुछ ऐसी सी होती है, जिसके अंदर अपन अगर देखना चाहें तो ये देखो, ये एक हेलिक्स जो है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ है। एक डीएनए के हेलिक्स की अपन बात करें, इसकी जो ये वाली विड्थ है, ठीक है, ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है? लगभग 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, लगभग 2 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, और लेंथ कितनी है? तो डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर का अपना डीएनए होता है, लगभग 2 मीटर का डीएनए है। इसकी लेंथ, इसकी विड्थ कितनी है? तो विड्थ की बात कर ली अपन ने, 2 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है ऐसे जो ये डीएनए है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसको अपन जिसको ना वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए जो है वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हेलिकल फॉर्म में कौन कौन सी 3 टाइप की हेलिकल फॉर्म्स होती है? डीएनए को हेलिकल फॉर्म्स के बेसिस पर अपन ने 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ठीक है,
इनमें से जो इंटरमीडिएट टाइप का होता है वो मतलब जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो है डीएनए की वो कौन सी है, बी डीएनए। और ये हमारे ह्यूमन के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कौन सा वाला है, बी डीएनए, ठीक है, वो बी डीएनए ही होता है। इसके बाद अपन बात करें, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो जो डीएनए है हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको पैक करना है, पूरा पैक करके इस 2 मीटर के डीएनए को ओनली एक 10 माइक्रोमीटर की जो सेल है हमारी, उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस है वो उससे भी छोटा है, ठीक है, उसके अंदर पूरा इसको पैक करना है हमें। तो पैक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ना इसके लिए पैकिंग के लिए इसके पास में ये डीएनए जो है हमारा वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता क्यों है, किसके कारण होता है, तो इसके अपन ने पहले ही बात की हुई है, पहले ही समझा हुआ है कि जो डीएनए की जो मतलब मेन जो ये स्ट्रैंड पाया जा रहा है, ये बीच बीच में तो क्या है, नाइट्रोजनस बेस, इसका जो बैकबोन है, ये जो पट्टी हमें दिखाई दे रही है, ये पट्टी किसकी बनी हुई है, तो ये 2 चीजों की बनी हुई है, एक शुगर प्लस फोस्फेट, शुगर प्लस फोस्फेट 2 चीजों की बनी हुई है, ठीक है। इसमें से भी हम बात करें ना फोस्फेट की, तो इसके ऊपर OH ग्रुप पाया जा रहा है, OH ग्रुप पाया जा रहा है। इस OH ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी नेगेटिविटी के कारण जो है डीएनए भी कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए होता है हमारा। तो अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिससे वो दोनों आपस में जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ना एक हिस्टोन प्रोटीन 8 प्रोटीन से मिल करके एक ऑक्टामर बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप हो जाता है, या चारों तरफ घूम के इसके चारों तरफ चिपक जाता है, ठीक है। ये ऑक्टामर बना किस किस से है, तो H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिल करके इस हिस्टोन ऑक्टामर को बनाने का काम करते हैं। ये 4 प्रोटीन के हर एक हिस्टोन प्रोटीन की अपन बात करें ना तो 2-2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, हर एक हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, ठीक है, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। अब इनको अपन जोड़ेंगे ना तो 8 आता है, 8 ऑक्टामर बन गया, 8 सब यूनिट हो गई हर एक हिस्टोन प्रोटीन की, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, हर एक के 2-2, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8 का बन गया पूरा एक ऑक्टामर, ठीक है। ये ऑक्टामर जो है ये हमारा ऐसा एक ऑक्टामर होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये 8 सब यूनिट्स अरेंज्ड है। आठ सब यूनिट्स अरेंज्ड होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन बात करें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन सा वाला चार्ज होता है, तो इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना लाइसिन और आर्जिनिन 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक लाइसिन और एक आर्जिनिन। दोनों अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि इनकी साइड चेन में ना NH2 ग्रुप होता है, NH3 ग्रुप, NH3+, ठीक है, ये वाला ग्रुप होता है। इसके कारण जो है फिजियोलॉजिकल पीएच पे अपन अगर बात करें ना तो ये दोनों कैसी फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका अमाउंट हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ज़्यादा होने के कारण हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए के ऊपर था, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये तो हमारा डीएनए हो गया, इस डीएनए के ऊपर ये हो गई अपनी हिस्टोन प्रोटीन,
ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए आया और ये डीएनए जो है ऐसे रैप होता है, रैप होकर के इधर की साइड निकल जाता है। ये कुछ इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें साफ देखने के लिए हम इसको देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये डीएनए हो गया अपना, ये हो गया अपना हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए आता है, कैसे, ऐसे आ गया डीएनए और ये घूम के ऐसे निकल जाता है, इधर से आता है और इधर को चला जाता है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों डीएनए प्रोटीन, ये जो डीएनए है और प्रोटीन है, ये तो दोनों आपस में बाइंड हो गए, बट अब ये यहाँ से वापस खुलना नहीं चाहिए, इसके लिए एक लिंकर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी वाली प्रोटीन? एक लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर हिस्टोन। ठीक है, वो लिंकर हिस्टोन कौन सी है? यहाँ पर देखो, हमने देखा H2 देखा, H2 देखा, H3 देखा, H4 देखा, बट यहाँ पे H1 की बात नहीं की। वो H1 यहाँ आएगा क्योंकि वो हिस्टोन ओक्टामर बनाने के काम में नहीं आता, वो काम में आता है इन डीएनए स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, जैसे ये डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे पार कर गए। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे एक लकड़ी फंसा दी जाए तो ये दोनों के दोनों ऐसे खिसक के नहीं निकल पाएंगे, ऐसे खिसक के एक दूसरे से पार नहीं हो पाएंगे, रुक जाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है H1 प्रोटीन ये यही काम करती है। दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड जब इधर की साइड से, एक इधर से और एक इधर से ऐसे पास हो गया तो दोनों के बीच में एक लकड़ी की तरह फंस जाता है आकर के, और फंसने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है अब ये इसको निकलने नहीं देगा। अब ये स्ट्रैंड अगर इधर की साइड आना चाहे और वो वाला उधर जाना चाहे तो ये इन दोनों को आपस में क्रॉस नहीं करने देगा। ठीक है, इधर से उधर पास नहीं होने देगा, तो ये रोकता है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने लिंकर। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला तो हो गया H1 अपना, ये हो गया अपना हिस्टोन ओक्टामर, हिस्टोन ओक्टामर, और इस पे जुड़ा हुआ है अपना लिंकर प्रोटीन। ठीक है, लिंकर हिस्टोन। ठीक है, ये H1 आकर के इसने इसको बांध दिया। अब अगर अपन बात करें कि इसकी साइज क्या हो गई, इसकी साइज क्या हो गई, पहले जो है इसकी विड्थ थी कितनी, 2 नैनोमीटर। ठीक है, यहां पर जब ये इस वाली फॉर्म में आ जाता है, इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इस वाली फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, जिसके अंदर एक हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हुआ डीएनए है। कितने टाइम रैप होता है, तो ये 1.67 टाइम्स रैप होता है। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड 1.67 टाइम्स रैप होता है। ठीक है, एक तो पूरा राउंड और दूसरा जो है वो लगभग पौना, मान लो एक तरह से, मतलब उससे 2/3 जो है वो पार कर जाता है और तीसरा 1/3 जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये इतना टाइम इसको रैप कर लेता है और उसके बाद में दूसरी तरफ चला जाता है। आगे जाके फिर से रैप हो गया, फिर से इधर की साइड निकल गया, फिर से इसकी चारों तरफ रैप, मतलब ऐसे आगे की तरफ चलता जाता है। इसको बोल दिया अपन ने न्यूक्लियोसोम। ये 1.67 टाइम रैप हो गया। ठीक है, इसकी अपन अगर साइज की बात करें तो यहाँ पर तो थी कितनी, 2 नैनोमीटर, वहां पर तो कितनी थी, 2 नैनोमीटर, बट यहाँ पर जो है जब हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम की जो साइज है वो होती है 11 नैनोमीटर। 11 नैनोमीटर। ठीक है, 11 नैनोमीटर इसकी साइज हो जाती है एक न्यूक्लियोसोम की। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम के अगर हम साइज की बात करें, विड्थ की बात करें तो कितनी हो जाती है, 11 नैनोमीटर। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है ये आगे चल करके 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर, 6 न्यूक्लियोसोम्स मिलकर, इसको मिटा देते हैं, आगे चल के 6 न्यूक्लियोसोम्स मिलकर, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6,
ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स मिल करके एक घेरा बनाते हैं, ठीक है। ऐसा यहां पर आते आते क्या हो गया, इन 6 न्यूक्लियोसोम्स ने मिल करके एक घेरा बना दिया। इस वाले स्ट्रक्चर को जिसके अंदर ऐसे 1 2, फिर ये यहां से पास हुआ 2, ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद ये आगे चला जाता है अगले वाले में। इस वाले स्ट्रक्चर को जिसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम मिल करके एक जो है राउंडेड शेप, ये बैंगल की शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सोलेनोइड। इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं क्या, सोलेनोइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस सोलेनोइड स्ट्रक्चर की अपन बात करें ना, तो इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, यह विड्थ कितनी होती है, यहां पर 2 नैनोमीटर थी, यहां पर हो गई थी 11 नैनोमीटर, और यहां पर आते आते इस सोलेनोइड वाले स्ट्रक्चर में आते आते इसके स्ट्रक्चर की जो विड्थ है वो हो जाती है 30 नैनोमीटर्स, 30 नैनोमीटर्स, ठीक है। जैसे जैसे अपन किसी चीज को रैप करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, तो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, लेंथ कम होती चली जाएगी। तो इसकी डीएनए की लेंथ जो है वो तो कम होती चली जा रही है, और इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जो पहले कितनी थी 2 नैनोमीटर, फिर हो गई 11 नैनोमीटर, फिर हो गई है 30 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये जो है जो सोलेनोइड स्ट्रक्चर है, ये सोलेनोइड स्ट्रक्चर जो है वो आगे चल करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो फोल्ड्स हैं, मतलब फोल्ड्स बनाती है, ठीक है, फोल्ड्स बनाती है। सोलेनोइड जो है वो आगे चल करके, सोलेनोइड की जो बनी हुई स्ट्रक्चर है बैंगल लाइक शेप थी, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा था, ठीक है। 6 न्यूक्लियोसोम मिल करके ऐसे राउंड घूमते जा रहे थे, आगे चलते जा रहे थे। एक राउंड बनाने में 6 न्यूक्लियोसोम मिल गए, फिर अगला राउंड फिर 6 मिल गए, फिर अगले राउंड में फिर से 6 मिल गए, ऐसे 6 आगे चलते जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो है आगे चल करके इसने क्या बनाए, फोल्ड्स बनाए। ये फोल्ड्स जो है, इन फोल्ड्स के अंदर जाते ही यहाँ पर जो है इन फोल्ड्स की जो लेंथ हो जाती है वो होती है 300 नैनोमीटर। ये सोलेनोइड वाली स्ट्रक्चर आगे चल के फोल्ड्स बना रही है, क्रोमेटिन फोल्ड्स, ठीक है। ये क्रोमेटिन फोल्ड्स जो है इनकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, लगभग 300 नैनोमीटर्स, ठीक है। फोल्ड लूप बन गए हैं, ये लूप्स बन गए हैं डीएनए फोल्ड लूप। इन फोल्ड लूप्स में इसकी लेंथ हो गई है 300 नैनोमीटर, ठीक है। ये 300 नैनोमीटर आगे चल के थोड़ा कंप्रेस होती है, थोड़ा आगे चल के क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के कारण, इसके और कंप्रेस होने के कारण ये 300 नैनोमीटर जो लेंथ है ये थोड़ी कंप्रेस होकर के वापस कितनी हो जाती है, 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, ठीक है। 250 नैनोमीटर आगे 300 वाली जो है आगे चल के बन गई 250 नैनोमीटर। अब ये जो फोल्ड बने थे ये भी आगे चल के राउंड राउंड शेप बनाते हैं, आगे चल के फिर से क्या बना रहे हैं, वो राउंड राउंड शेप बना रहे हैं। ये जो राउंड राउंड शेप बना रहे हैं ना, इस राउंड शेप की जो विड्थ है वो होती है कितनी, 700 नैनोमीटर्स। ये राउंड शेप जो है वो क्या है हमारी, ये जो राउंड शेप हमारी बन रही है, इस राउंड शेप को अपन नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं 1 आर्म। ये एक आर्म, क्रोमोसोम की एक आर्म जो है वो कुछ ऐसे बन रही है। कैसे बन रही है, ये 250 नैनोमीटर, ये जो 250 नैनोमीटर फाइबर बना था, 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर बना था, जो किससे बना था, ये जो लूप्स बने थे हमारे सोलेनोइड वाले, इन लूप्स के कारण, ठीक है। इसके आगे राउंड राउंड घूमने के कारण, स्प्रिंग के जैसे राउंड राउंड घूमने के कारण क्या बना, एक क्रोमोसोम की एक आर्म बन गई। इसकी लेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर्स, 700 नैनोमीटर्स। इस 700 नैनोमीटर कितनी आर्म की लेंथ है, ओनली 1 आर्म की। अगर हम दोनों आर्म की बात करें, दोनों आर्म की लेंथ कितनी होगी, एक की लेंथ कितनी 700, दूसरी की लेंथ कितनी 700, दोनों को जोड़ा कितनी हुई 1400 नैनोमीटर लेंथ।
ठीक है। तो एक क्रोमोसोम की अपन अगर बात करें, पूरे क्रोमोसोम की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 1400 नैनोमीटर्स, 1400 नैनोमीटर्स। इस तरह से कुछ मिला करके टोटल जो है हमारा डीएनए एक क्रोमोसोम की फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, ये पूरी डीएनए की पैकेजिंग का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, जिसके अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले डीएनए की लेंथ कितनी थी? डीएनए की लेंथ कितनी थी? 2 मीटर, 2 मीटर, लगभग 2 मीटर। ठीक है, लगभग 2.2 होती है, पर इसको अपन क्या लिख लेते हैं? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर इसकी लेंथ थी। और विड्थ की अपन बात करें L तो ये हो गई। W की अपन बात करें विड्थ की तो कितनी थी? 2 नैनोमीटर। मतलब विड्थ तो बहुत ही कम है और लेंथ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब इसकी अपन बात करें आगे, तो इसको अपन ने पैक किया था किसके अंदर? न्यूक्लियोसोम के अंदर। सबसे पहले हमने इससे क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कैसे बनाया हमने? न्यूक्लियोसोम बना लिया हमने हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और प्लस क्या जोड़ दिया हमने? डीएनए। ठीक है, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ 1.67 टाइम या 1.67 टाइम जो है हमने इसको रैप कराया, और रैप करा करके दूसरे वाले से लपेट दिया, फिर इसको ऐसे लपेटा, फिर इसको ऐसे लपेटा, फिर इसको ऐसे लपेटा, फिर इसको ऐसे लपेटा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आगे चलते गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? न्यूक्लियोसोम। किससे बना है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है, इसको आगे चलाया। कितनी लेंथ है इसकी? विड्थ कितनी है? लेंथ तो कम हो गई है, विड्थ कितनी हो गई है? 11 नैनोमीटर्स, 11 नैनोमीटर्स। ठीक है, 11 नैनोमीटर्स वाली जो ये स्ट्रक्चर है, ये जब आगे चलती है और आगे चल के ये जब एक राउंड शेप का, एक स्प्रिंग की तरह शेप का एक राउंड फॉर्म करती है, तो उस एक राउंड को बनाने में इसको 6 न्यूक्लियोसोम काम में आते हैं। एक राउंड बनाने में कितने न्यूक्लियोसोम? 6 न्यूक्लियोसोम काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1 2, ये 2, 11 प्लस 11 और बीच में एक न्यूक्लियोसोम ये वाला जो कि पूरा नहीं आ रहा है, तो लगभग कितना हो गया? 11 प्लस 11 प्लस 8। इसको जब हमने जोड़ा तो कितना आया? 30 नैनोमीटर्स। इतनी इसकी विड्थ निकल करके आ रही है हमारे पास। ठीक है, इतनी विड्थ हमारे पास इसके निकल के आ रही है। सोलेनोइड की जो है स्ट्रक्चर की विड्थ की अपन बात करें तो कितनी हो जाती है? 30 नैनोमीटर्स, 30 नैनोमीटर्स या 30 नैनोमीटर हो जाती है। ऊपर न्यूक्लियोसोम की कितनी थी? 11 नैनोमीटर। फिर ये जो सोलेनोइड है ये आगे जाके फिर से रैप होता है, और रैप होकर के ये क्या बना रहा होता है? लूप्स बनाता है, लूप्स का फॉर्मेशन करता है। ये लूप्स जो है, फोल्डेड लूप्स जो है, ऐसे फोल्ड होकर के ऐसे, मतलब जैसे ये है अपने पास एक डोरी है। ठीक है, ये डोरी है, इस डोरी को ऐसे एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, ठीक है, ये एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड, ये चौथा फोल्ड, ऐसे जो है फोल्ड्स बनाने का काम किया हुआ है उसने। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उसने क्या किए? फोल्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ऐसे फोल्ड बना करके इसने कितनी बनानी? अपनी विड्थ को कितना बढ़ा लिया है? अपनी विड्थ को 10 टाइम्स बढ़ा लिया है। 10 टाइम्स इसने अपनी विड्थ को बढ़ा लिया है। कितना हो गया? 300 नैनोमीटर्स। यहाँ पर था 30 नैनोमीटर्स, यहाँ पर हो गया है 300 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये 300 नैनोमीटर्स ना फिर आगे चल के थोड़ा और कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा और खिंचता है अंदर की तरफ, और खिंचने से ना इसकी 300 नैनोमीटर जो है वो सिकुड़ करके कितनी हो जाती है? 250 नैनोमीटर्स, 250 नैनोमीटर्स, 250 नैनोमीटर्स हो गई। ठीक है, वाइड फाइबर। अब ये वाइड फाइबर जो है फिर से जैसे सोलेनोइड बन रहा था वैसे ही ये अपनी स्ट्रक्चर को फिर से एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये जो फोल्ड बन रहे हैं ये क्या होती है? एक क्रोमोसोम की 1 आर्म को फॉर्म करती है, और 1 आर्म की लेंथ कितनी बन जाती है? 700 नैनोमीटर्स। 1 की 700, 2 की 1400, ऐसे टोटल मिलाकर के हमारा जो है पूरा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जिसकी जो विड्थ है वो कितनी आ रही है? लगभग 1400 नैनोमीटर्स। 1400 नैनोमीटर्स। ये हो गई आज अपने डीएनए के
फोल्ड जो है डीएनए को जो अपन फोल्ड करने का काम कर रहे हैं, इसका जो है पैकेजिंग करने का काम कर रहे हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर कैसे हमने एक 2 मीटर लंबे डीएनए को पैक किया है, उसकी चीज़ें हमने देखी, उसकी स्ट्रक्चर हमने देखी। ठीक है, तो ऐसे ना हम सारे के सारे डीएनए को जो कि एक 2 मीटर लंबा है उसको एक 10 माइक्रोमीटर या कभी कभी तो कभी कभी 10 माइक्रोमीटर होती है, कभी कभी ये 100 माइक्रोमीटर्स तक होती है। तो ऐसी सेल के अंदर जो इतनी सी साइज की है उसके अंदर हमने 2 मीटर लंबे डीएनए को पैक कर दिया। ठीक है, कैसे? इसकी डीएनए की पैकेजिंग के थ्रू, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए को एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड घुमाया। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, तो इस वाली फॉर्म को जिसके अंदर क्या आ रहा है, डीएनए का मतलब क्रोमा प्लस प्रोटीन का ले लिया है टीन, है ना, तो क्रोमेटीन, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अपन, क्रोमेटीन। ठीक है, तो क्रोमेटीन किसको बोलते हैं, क्रोमेटीन, क्रोमा प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों को मिला करके डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसको अपन क्या बोल देते हैं, क्रोमेटीन। ठीक है, तो क्रोमेटीन हो गया। ये क्रोमेटीन जो है ये आगे चल के और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन करके एकदम क्लोजली पैक्ड हो करके कोहेसिन एंड कनेक्सिन, 2 प्रोटीन होती है, एक कोहेसिन और एक कनेक्सिन। ठीक है, कंडेंसिन, कोहेसिन और कनेक्सिन, ये 3 टाइप की प्रोटीन है। इन तीनों प्रोटीन की हेल्प से जो है लास्ट में मेटाफेज में जो क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है वो इन 3 प्रोटीन की हेल्प से हमें दिखाई दे रहा होता है। उससे पहले जो है ये क्रोमेटीन की फॉर्म में होता है। जो पहले वाला देखा था हमने, वो फोल्ड बनने से पहले, वो जो स्प्रिंग वाले जो फोल्ड बने थे उससे पहले वाली जो स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में पाया जाता है ये क्रोमेटीन। ठीक है, फिर बाद में जब मेटाफेज के दौरान जब सेल के जो क्रोमोसोम है उनको अलग अलग होना होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग करना होता है, उस टाइम पे जो है वहाँ पर क्रोमेटीन जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में किस किस की हेल्प से, कोहेसिन प्लस कंडेंसिन प्लस कनेक्सिन, ये 3 टाइप की प्रोटीन है। इन 3 टाइप की प्रोटीन के कारण जो है हमें लास्ट में जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो अपीयर होती है मेटाफेज के दौरान। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा क्रोमोसोम के रूप में जो हमने डीएनए को पैक किया है, इसकी टोटल मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपना अपन देखेंगे अगली क्लास के